Well, a gloomy morning to you all, dear children. I'm Ashish sir, and welcome back. Today we will read a new chapter of English grammar, voice, active and passive, right? And in this lesson, we will read definition, examples, exercises, and many more, right? And your today's class will be very important, so you have to listen very carefully to my words. Dear children, अब आपके क्लास खुलने के भी टाइम बहुत नज़दीक आ रहे हैं ऐसा लग रहा है, और आप एनर्जेटिक भी हैं। वैसे तो आप पहले अपने छुट्टी को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, बट आपको इतना ज़्यादा हॉलीडेज़ मिल गया कि आप शायद बोर फील कर रहे होंगे, लेकिन ये बोर फील करने का टाइम नहीं है, राइट? इस टाइम में आपको स्टडी करना है, बिकॉज ऑल द टीचर्स आर विद यू। सारे टीचर्स आपके साथ हैं। आप अच्छे से स्टडी करो। आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो या ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, राइट? आपको लगना चाहिए कि हमारे टीचर्स जो हमारे सामने ही हमें टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, राइट? तब आप अच्छे से उसे समझ भी पाओगे और स्टडी भी कर पाओगे। क्लियर? वेल, नाउ बैक टू द पॉइंट एंड लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। एकदम बारीकी से हम लोग समझेंगे, एकदम क्लोज आकर के, और छोटे छोटे पॉइंट को आज स्टडी करेंगे और अच्छे तरीके से वॉइस समझ लेंगे, ताकि 12th क्लास तक या फ्यूचर में कभी भी कॉम्पिटिटिव वगैरह कंपटीशन वगैरह कोई भी एग्ज़ाम देना हो तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए, या कभी भी क्वेश्चन आंसर करने हो, कोई हमें वॉइस से रिलेटेड कुछ भी वर्क करना हो तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आज का क्लास आपको एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। आप बढ़िया से स्टडी करोगे, देखोगे, और कोई भी डाउट होता है, ऑफ कोर्स यू कैन कंसल्ट मी, contact me on my contact number 9693545170, right? Well, let's get started. Voice, active and passive, right? The voice. Observe the sentences. Tom writes a letter. A letter is written by Tom. Here two sentences are given for you. First one is Tom writes a letter, and second one is a letter is written by Tom. The sense of both sentences are same. ये दोनों सेंटेंस का सेंस जो है वो सेम है। टॉम राइट्स अ लेटर, टॉम लेटर लिखता है। अ लेटर इज रिटन बाय टॉम, और लेटर जो है किसके द्वारा लिखा जाता है? टॉम के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि यहाँ पे वर्कर जो है वो सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे जो है वो वर्कर क्या हो जा रहा है? ऑब्जेक्ट में चेंज हो जा रहा है, और यहाँ ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसमें सब्जेक्ट बन जा रहा है। यानी कि ये जो है ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस है। दोनों का डेफिनेशन हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। देखो, इन सेंटेंस 1A, टॉम डज द एक्शन एंड द वर्ब लेज मोर स्ट्रेस ऑन हिम देन ऑन द एक्शन, सॉरी। Tom does the action, the verb lays more stress on him than on the action. Tom, that is the subject, has been shown to be active. यानी सब्जेक्ट को एक्टिव के रूप में यहाँ पे शोन किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, राइट? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वर्कर इज ए सब्जेक्ट, यहाँ पे काम करने वाला कौन है? लेटर कौन लिखता है भाई? तो टॉम लिखता है। यानी काम कौन कर रहा है? तो टॉम कर रहा है। और टॉम क्या है इसमें? तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होता क्या है? नेम ऑफ वर्कर। यानी कि काम करने वाला जब सब्जेक्ट है, if the worker is a subject in the sentence, then that is called active voice. जब काम करने वाला सब्जेक्ट हो, तो यहाँ देखो तो लेटर कौन लिख रहा है? टॉम लिख रहा है। टॉम क्या है इसमें? सब्जेक्ट है। यानी ये क्या हो गया? हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, राइट? तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव कहेंगे। सो टॉम डज द एक्शन, काम कौन कर रहा है? वर्क कौन कर रहा है? टॉम करता है। एंड द वर्ब लेज मोर स्ट्रेस ऑन हिम, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस पर पड़ रहा है? टॉम पे ही ना। भाई टॉम नहीं रहता तो लेटर लिखता कौन? नहीं लिखता ना। आप ध्यान से समझो, अगर टॉम नहीं रहता तो लेटर कौन लिखता? काम करने वाला टॉम ही है ना, सारा
चीज़ डिपेंड किस पे कर रहा है, टॉम पे कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे टॉम डज द एक्शन एंड द वर्ब लेज मोर स्ट्रेस ऑन हिम देन ऑन द एक्शन, यानी काम से ज़्यादा टॉम पे स्ट्रेस पड़ रहा है, एंड दैट इज द सब्जेक्ट हैज़ बीन शोन टू बी एक्टिव, और इसीलिए सब्जेक्ट को क्या किया गया है, एक्टिव में दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। सेकेंड सेंटेंस आप समझ रहे हो ना अच्छे से, कोई भी डाउट होगा, इफ़ यू फील एनी डाउट, राइट, आप अंडरलाइन करके और उसको फट से एकदम तुरंत इमीडिएटली आप मेरे पे व्हाट्सअप करो और पूछो, आपको फट से रिप्लाई मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट बी सेंटेंस, अ लेटर इज रिटन बाय टॉम, अगेन टॉम इज द डूअर ऑफ द एक्शन, राइट। यहाँ पे काम करने वाला टॉम ही है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं बट द वर्ब हैज थ्रोन हिम इन द बैकग्राउंड, लेकिन इसमें वर्ब को क्या किया गया है, वर्ब के पीछे टॉम को डाल दिया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया गया है। अ लेटर इज रिटन बाय टॉम, right, thrown him in the background and more stress is laid on the action, the subject has been shown to be passive, इसको एकदम घुमा के बोला गया है। a letter is written by Tom, एक लेटर टॉम के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ ले लाया गया है, इसको सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट की जगह पे ले लाया गया है, राइट। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव फॉर्म में कहते हैं, राइट। इसको पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। तो ये था एक्टिव और पैसिव, यानी कि जो डायरेक्ट जो डूअर जो होता है और सब्जेक्ट रहता है तो वो होता है एक्टिव, और डूअर जब ऑब्जेक्ट बन जाता है, जब डूअर जब ऑब्जेक्ट बन जाता है हो जाता है पैसिव। क्लियर, एनी डाउट? नो डाउट ना? अगर डाउट भी होगा तो अभी हम क्लियर करेंगे, 100% अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। क्लियर? देखो अब कोई भी डाउट हो ना कहीं भी, एक अच्छे स्टूडेंट का यही पहचान होता है कि छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करते हैं वो, और टीचर्स से क्वेश्चन पूछ करके, राइट, थ्रू आउट द टॉपिक उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। परेशान करने का मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप खूब क्वेश्चन पूछो, जितना क्वेश्चन आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, राइट ना। देखिए, let's read the definition of active and passive. The form of the verb which shows the importance of its subject as the active doer of the action is called the active voice. Right? ये voice मतलब एक sound भी होता है, आवाज़ भी होता है। Sound अलग चीज़ है, voice अलग चीज़ है, right ना। The form of the verb which shows the importance of action rather than the subject is called the पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस क्या करता है, किसके इंपोर्टेंस को शो करता है, सब्जेक्ट के इंपोर्टेंस को। एक्टिव वॉइस जो है वो यहाँ पर देखो आप, सब्जेक्ट के जो इंपोर्टेंस को शो करता है, लेकिन इसमें क्या है, रैदर देन द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बजाय, विच शोज द इंपोर्टेंस ऑफ एक्शन रैदर देन द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट की इंपोर्टेंस को शोज नहीं करता है, बल्कि वो ऑब्जेक्ट की इंपोर्टेंस को शो करता है, वही पैसिव होता है। आप अभी अभी लास्ट टाइम में जो आपको मैं सेंटेंस दो दिखाया था, उसमें आप ये चीज़ देख रहे थे कि काम करने वाला टॉम था, यानी टॉम पर ही सारा चीज़ डिपेंड कर रहा था और उसके इम्पोर्टेंस को शो कर रहा था वो सेंटेंस, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को शो नहीं किया जाता है, राइट। तो जो सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को जो सेंटेंस एक्सप्रेस करे वो होता है एक्टिव वॉइस। क्लियर? क्लियर? आप वीडियो को पॉज करके और ये दोनों डेफिनेशन लिख लो, ये एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन है और ये पैसिव का है ना। क्लियर? एग्जाम्पल में आप ऊपर वाला अभी जो पीछे देखे हो उसको आप बैक करके और नोट डाउन कर सकते हो, राइट। चलिए ये भी जानना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि जनरल व्हाट्स द जनरल रूल्स टू एक्सप्रेस अ पैसिव वॉइस, राइट ना। आखिर कौन से एक्टिव वॉइस को पैसिव में, आखिर कौन से सेंटेंस को एक्टिव वॉइस बोलेंगे, उसका व्हाट्स द रूल ऑफ मेकिंग अ पैसिव वॉइस, राइट।
So first, the passive voice is formed by using appropriate forms of the verb to be with the third form of the verb. Right? Always V3 is used, यानी third form of verb is used in passive voice. Passive voice में हमेशा verb का थर्ड फॉर्म यूज होगा. जैसे आप लिखते हो ना, राइट, रॉट, रिटेन, तो V3 क्या हो गया, रिटेन हो गया ना. आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ब फॉर्म जो V1, V2, V3 जो है वो तीनों एकदम आप रट्टा मार लो, याद कर लो अच्छे से. राइट, आपको बहुत काम आएंगे. आप उसको समझ के भी याद कर सकते हो. अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है तो उसके रूल्स का मैं एक वीडियो भेजूंगा, उसके रूल्स को भी मैं समझा दूंगा. लेकिन अभी आप कम से कम 100 वर्ड्स मिनिमम, आपको 100 to 200 जो वर्ब्स हैं वो याद रखने हैं, डिफ़िकल्ट जो वर्ब्स हैं. राइट, तो हमेशा V3 यूज़ किए जाते हैं पैसिव वॉइस में. यह आपका फर्स्ट रूल रहा. V3 का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो परफेक्ट टेंस में मैं बताया था कि प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो. जो परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. राइट, in these all tenses we always use the third form of the verb. राइट, V3 का यूज़ करते हैं. और सेकेंड यूज़ ये होता है कि हमेशा पैसिव फॉर्म में, चाहे कोई भी हो ना, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, पैसिव फॉर्म में हम लोग हमेशा किसका यूज़ करते हैं, V3 का यूज़ करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. राइट, एनी डाउट. ये फर्स्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है कि हमेशा आप अभी सेंटेंस में देखे थे क्या था, अ लेटर इज रिटेन बाय टॉम. तो इज के बाद रिटेन, आप कहीं देखे हो क्या इज MR के बाद V3 लगता है, नहीं ना, लेकिन इसमें लगता है. क्लियर, इसमें लगता है V3. आप इज MR के बाद V4 पढ़े हो, लेकिन आप इज MR के बाद V3 कहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो ना, लेकिन यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा. क्लियर, वाज वर्ड के बाद आप V4 पढ़े हो, लेकिन यहाँ V3 लगता है पैसिव वॉइस में. मीन्स ऑलवेज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस. राइट, दैट इज द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट रूल्स of a passive voice. And next one is the subject takes the place of the subject. The object takes the place of the subject. यानी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राइट, ये सब्जेक्ट का जगह ले लेता है. यानी जो आपका जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाता है यहाँ आकर के, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाता है. जस्ट अपोजिट. ये भी स्टडी आप कर चुके हो. ये सेकेंड और इम्पोर्टेंट रूल्स आपका है. एंड नेक्स्ट वन इज द सब्जेक्ट इज ईदर लेफ्ट आउट और मेंशन्ड एट द एंड एज अ mere एजेंट ऑफ द एक्शन टर्न. और इसको क्या करते हैं, जो एक्टिव के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके एक्शन, मतलब उनका जो वर्ब होता है या सेंटेंस जो होता है उसके लास्ट में हम इस सब्जेक्ट को ले जाते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, है ना. चलो नेक्स्ट. मीन्स कि सब्जेक्ट से फाइनली लेफ्ट आउट कर दिया जाता है. क्लियर, किसके सब्जेक्ट से, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से. क्लियर, वेल डन. 3 हम लोग इम्पोर्टेंट रूल्स स्टडी कर लिए. वेरी गुड. फोर्थ देखते हैं. 4 रूल क्या है, द वर्ब डजंट चेंज इट्स टेंस बट इट्स फॉर्म ओनली. राइट, टेंस फॉर्म शैल बी एक्सप्लेन्ड वन बाय वन इन द फॉलोइंग पेजेस. राइट, देखिए अभी 1 by 1 हम लोग स्टडी भी करेंगे. अच्छा, इसमें चेंज, वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होते, यानी कि हमेशा जो होता है वो V3 का ही यूज़ करेंगे हम लोग. किसमें पैसिव वॉइस में. राइट, ये पैसिव का ही हम लोग ये पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं. क्लियर. अब 5, रूल नंबर 5 देखते हैं. द प्रीपोजिशन बाय इज मोस्टली यूज टू शो द सब्जेक्ट एज एन एजेंट ऑफ एक्शन. Sometimes other prepositions like to, with, at and in etc. are used in place of by. Right, यानी मतलब मोस्टली जो है वो बाय का यूज़ किया जाता है, लेकिन समटाइम्स जो है वो हम लोग प्रीपोजिशन टू, विद, एट और इन का भी यूज़ करते हैं बाय के जगह पे. लेकिन मोस्टली आपको जो सेंटेंस मिलेंगे पैसिव वॉइस का, उसमें बाय का यूज़ करते हैं. लेकिन बाय का यूज़ कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट से जस्ट पहले. अभी तुरंत स्टडी करेंगे हम लोग. राइट, लास्ट रूल देखते हैं हम लोग. और 6 रूल नंबर 6,
prepositions already attached with the verb in the active voice are not dropped while using by, यानी प्रीपोजिशन जो है, जो प्रीपोजिशन एक्टिव वॉइस में जो अटैच होते हैं उसको हम लोग ड्रॉप नहीं करते हैं बाय को यूज़ करने के बाद। ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल्स है। और लास्ट रूल जो रूल नंबर 6 है, राइट। तो रूल नंबर 1 से लेकर 6 तक आप पूरे रूल्स को नोट डाउन कर लोगे। अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो उसको बार बार यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन, राइट। बार बार उसको रिपीट कर करके आप लर्न करोगे और उसके बाद आप क्वेश्चन को देखो। एक मेथड सिस्टमैटिकली अगर हम लोग स्टडी करते हैं किसी चीज़ को ना, तो इजी बन जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसलिए हम लोग सिस्टमैटिकली ढंग से स्टडी करेंगे किसी भी चीज़ को। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप सिस्टमैटिकली उसको स्टडी करो, राइट। कुछ स्टूडेंट हमसे ये बोले सर ये कौन सा बुक है, कैसे पढ़ाते हैं, मतलब तो आपको बुक से मतलब नहीं है कि कौन से बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। ग्रामर के रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्लास से भी मतलब नहीं कि आप कौन से क्लास में हो, राइट। क्योंकि ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको ऐसा रखना होता है कि आपके पूरे, ये कोई पर्टिकुलर कोई क्लास के लिए नहीं होता है, राइट ना। ये आपके पूरे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए ही नहीं बल्कि आपको अदर सब्जेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, राइट। खैर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों, देयर इज़ नो पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब्स यूज्ड इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ ऑल 3 टेंसेस, सो only 8 forms of verb out of the 12 forms can be changed to passive voice। यानी जो 12 फॉर्म्स होते हैं ना वर्ब के, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट और 4 फ्यूचर के जो होते हैं, उसमें से जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स जो सारे टेंसेस के हैं, ठीक है, उसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस, और बाकी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होते हैं सारे तीनों टेंसेस के, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कितने हुए? 3 फॉर्म्स हुए, राइट। और एक और लास्ट फॉर्म, एक और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये 4 फॉर्म के पैसिव कभी भी नहीं बनाया जाता है। डियर चिल्ड्रेन, आप हमेशा इस चीज़ को नोट डाउन कर लो और माइंड में एकदम सेटअप कर लो कि 4 जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे या फॉर्म जो रहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, राइट। क्लियर? कभी भी इनका जो है वो पैसिव फॉर्म्स नहीं बनाया जा सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट जो पैसिव वॉइस का जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको आप नोट डाउन कर लो, माइंड में सेटअप कर लो, राइट। चलिए नेक्स्ट, लेट्स नाउ लर्न हाउ टू चेंज वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, राइट। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करें, राइट। सबसे फर्स्ट जो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्म्स हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म है, राइट। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये तो जानते ही हो सारे बच्चे, आप लोग स्टडी कर चुके हो, बहुत बढ़िया। एक्टिव वॉइस में देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस है, योर फर्स्ट सेंटेंस इज आई रीड अ पोएम, एंड पैसिव वॉइस अ पोएम इज read by me, he scolds me, I am scolded by him, she plucks flowers, flowers are plucked by her, right. Does he carry a bag, is a bag carried by him, right. What do you do, what is done by you, Ram plays on the flute is played by Ram, you do not like her, she is not liked by you। देखो ध्यान से पहले समझो, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये आकर के यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अब हमको याद ये रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो वो क्या होगा, है ना। यानी आई का ऑब्जेक्ट आई तो नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या हो गया है, मी। अब आप ध्यान से देखो और इसको याद करते जाओ। व्हाट्स ऑब्जेक्ट ऑफ आई, यहाँ पे देखो मी।
ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बना, देखो पहले ध्यान से, ये सब्जेक्ट है आई, इसका ऑब्जेक्ट क्या बना मी। यहाँ पर देखो ही, हिम, सी, हर, ही, हिम, यू में नो चेंज, यू का नो चेंज, ही का ऑब्जेक्ट हिम, आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम। यहाँ पे देखिए यू का ऑब्जेक्ट यू में नो चेंज, यू में कहीं चेंज नहीं होता है। यू का ऑब्जेक्ट आप दिमाग में बैठा लो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें कोई देयर इज नो एनी चेंजिंग, राइट, वेल डन। नेक्स्ट राम, यानी कि नाम में कोई चेंज नहीं होता है, नाम का सेम चीज, राम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यू का भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ भी यू का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कि यू में नो चेंज होता है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस बाकी सब में आपको दे का देम होता है, आई का मी होता है, वी का अस होता है, ये सारा नोट डाउन करो, ठीक है। इसमें दो सब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं, आपको मैं लिख देता हूँ। दे का जो होता है वो ऑब्जेक्ट देम होगा, और वी का ऑब्जेक्ट जो होगा वो अस होगा, राइट, बस बाकी सारा क्लियर हो गया। अब देखिए आई रीड अ पोएम, यानी कि मैं पोएम पढ़ता हूँ, या पोएम किसके द्वारा पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा। पैसिव फॉर्म क्या होगा, ये देखिए ये जो है ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको चेंज कर देंगे, अ पोएम यानी कि इसको सब्जेक्ट बना देंगे, और क्या करेंगे V3, यानी कि इसमें हमेशा इज एम आर का यूज़ होता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन से फॉर्म में, पैसिव वॉइस वाले फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको इज एम आर का यूज़ करके। और V3 आप जानते ही हो, यानी इसके पैसिव फॉर्म का, एक्टिव तो आप जान गए, पैसिव फॉर्म का इसका जो है जनरल स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यही सब्जेक्ट वाला यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर, एनी डाउट। यानी ही स्कॉल्स मी, ही कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। और यहाँ पे मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, जस्ट उल्टा, मी का सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एम इज या आर, तो एम लगेगा, यानी आई एम। उसके बाद क्या लगेगा, एम के बाद V3, अभी मैं जस्ट बताया हूँ क्या लगेगा, V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, क्लियर। यानी कि हम बताए थे ना कि ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस, राइट। सो व्हाट्स द पैसिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, I read a poem is read by me. Second, he scolds me, I am scolded by him. She plucks flowers, flowers are plucked by her. Does he carry a bag, is a bag carried by him. What do you do, what is done by you. Ram plays on the flute, the flute is played on by Ram. अभी हम बताया था कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन, यहाँ देख लो, अब ध्यान से एक चीज़ को और देखो, कोई भी प्रीपोजिशन यदि एक्टिव वॉइस में, इफ यू गेट एनी प्रीपोजिशन इन एक्टिव वॉइस, देन वी नेवर रिमूव, वी नेवर लेफ्ट आउट द प्रीपोजिशन इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में हम लोग कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन जो एक्टिव वॉइस में यूज़ किया जाता है उसको रिमूव नहीं करेंगे, लेफ्ट आउट नहीं करेंगे, क्लियर। लेकिन जो हम लोग बाय का यूज़ करते हैं वो हम लोग करेंगे ना। देखो यहाँ राम प्लेज ऑन द फ्लूट, यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ, फिर भी द फ्लूट इज प्लेड ऑन बाय राम, ऑन को रिमूव किए क्या, नहीं किए ना, लेकिन बाय। अच्छा, बाय का यूज़ कहाँ करेंगे, जस्ट ऑब्जेक्ट से पहले, किसके ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ सारे में बाय मी, बाय हिम, बाय हर, बाय हिम, बाय यू, बाय राम, बाय यू, है ना, क्लियर, एनी डाउट। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यदि आपके पास इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आ जाए एक्टिव फॉर्म में, तो एक्टिव फॉर्म में अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आ जाए तो कुछ नहीं करना है, डियर चिल्ड्रेन, आपको हेल्पिंग वर्ब्स पहले ले लाने हैं। यानी इज एम आर का पैसिव में यूज़ होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात हो रहा है, इज एम आर का यूज़ होता है ना पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव फॉर्म में किसका यूज़ होता है, इज एम आर का यूज़ होता है ना। इज एम आर को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले ले लाएंगे। ये देखिए आप बैग है, इसे जस्ट पहले ले आएंगे, सबसे सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या ले लाएंगे हम, इज एम आर को ले लाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। अब बैग है तो अब बैग के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इसको पहले हम ले लाए। यही हमारा होता है इंट्रोगेटिव फॉर्म पैसिव वॉइस का, है ना। सारा क्लियर है यहाँ पर, एनी डाउट, आई थिंक यू डाउट इज क्लियर,
right? Well done, very well. You are doing very well, and I am very happy to know about your performance. Your performance is really very good, and I think your study is going on properly at home, right? Let's take homework exercises. Change to passive voice, right? ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसको आपको यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, राइट? पैसिव में आपको चेंज करना है. एंड योर फर्स्ट सेंटेंस इज चिल्ड्रन मेक अ लॉट नॉइज, राइट? अब देखो करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करेंगे हम? अ लॉट नॉइज को पहले ले लाएंगे. अ लॉट नॉइज. अच्छा, अ लॉट नॉइज के क्या लगेगा साथ? अ लॉट, LOUT, लॉट नॉइज. नॉइज इज क्या लगेगा इसके साथ? इज. इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब. इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, इसको अभी भूल जाना है कि ये क्या है, राइट? अ लॉट नॉइज इज. अच्छा, मेक का V3 क्या होता है? उसके बाद V3 लगाएंगे ना, मेक का V3 तो मैड. मैड किसके द्वारा भाई? बाय चिल्ड्रन. क्लियर? ये था. I have done one for you. Parents love their children dearly. Brothers love their sisters. We learn our lessons every day. Everybody praises this good man. The monitor wants you there. Do sisters love their brothers too? इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है. brothers too क्या करेंगे? brothers से पहले किसका यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का. आपको पता है ना? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? आर. उसके बाद ब्रदर्स. आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे आप खुद सॉल्व करोगे. नेक्स्ट, द टॉर्टोइज रन्स अ लॉन्ग रेस. द हेयर डजंट विन द रेस. शुगर सेल्स बाय द किलोग्राम. Do you do your duty regularly? Who teaches you mathematics? Does the hunter kill the deer? Why do you dislike this poor boy? Whom do you want here? Clear? बोलने के भी तरीके को आप समझिए. क्वेश्चन हम लोग ऐसे नहीं पूछते हैं. अगर हिंदी में आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं ऐसे, आपका नाम क्या है, इस टाइप से पूछते हैं ना, तो इंग्लिश में भी ऐसा ही बोलेंगे, व्हाट्स योर गुड नेम. क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट एक्सरसाइज फॉर यू, राइट? चेंज टू एक्टिव वॉइस. इसको एक्टिव में चेंज करना है, जस्ट अपोजिट ना. टीचर्स आर रिस्पेक्टेड बाय देयर pupils. He is seldom kept waiting by me. She is praised for her charms by all. Why are chocolates not liked by her? By whom is the prayer bell rung? I am not cheated by you, brother. Are the thieves not arrested by the police? Why are alms given to the poor? What is wanted by you at present? Is he not known to you? Exercise is taken by us every morning. Who is not cheated by this rogue you? Right? So these are the homework for you. You have to do that and send on my personal WhatsApp number 9693545170. Right? आप फट से इसे डन करो अभी के अभी, जस्ट अभी तुरंत, और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करो. क्लियर? आपको पढ़ाई से जी नहीं चुराना है, पीछे नहीं हटना है. चाहे कंडीशन आपके साथ जो भी रहे, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर के और अपने स्टडी को करोगे. राइट? आप किसी भी कंडीशन पर ब्लेम नहीं करोगे. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के यू हैव टू डू योर ड्यूटी
by fully responsibility and always be responsible for your future, for your study, right? बिकॉज आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर बहुत बड़ा होप है, आप उस होप के लिए स्टडी करो। आप मेरे लिए ना सही, आप दूसरे के लिए ना सही, आप अपने पेरेंट्स के होप के लिए स्टडी करो डियर चिल्ड्रेन। आप देखना कि एक दिन आप जरूर सक्सेस होगे। वन डे यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन of this world, right? Okay, thank you so much, have a nice day and best of luck for your half yearly examination. Thank you, bye bye.